नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप सभी इस समय देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत का ये फेसबुक पेज लाइव। और इस समय हम आप सभी से मुखातिब हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। साथियों, आज से हम कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान की जो राजनीति है, इस साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं साल के अंत में, उसके बारे में आपसे चर्चा करें हर दिन। क्या राजस्थान के अंदर जो राजनीति है वो इस बार जो इस समय कांग्रेस की सरकार है, क्या चुनाव के बाद दूसरी पार्टी इसमें सत्तासीन होगी या कांग्रेस बरकरार रहेगी, या तीसरा मोर्चा, हर बार आवाज सुनते हैं कि तीसरा मोर्चा भी उभर कर आ रहा है। इन तमाम सवालों पर आज हम फेसबुक पेज पर आपसे जुड़े हैं और मैं चाहूंगा कि आप डेमोक्रेटिक भारत के इस फेसबुक पेज पर जुड़ें, अपनी राय दें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें और राजस्थान की जो राजनीति है उसको समझने का भी प्रयास करें। मैं यह नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा राजनीति को समझता हूं, मैं भी आप लोगों से सीखता पढ़ता हूं और उसके बाद में कुछ अपनी कोशिशों के बुनियाद पर आप तक मैं अपनी बात को आज पहुंचाने के लिए आया हूं। बिल्कुल, अभिषेक करदम जय भीम कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। तो आज हम राजस्थान की राजनीति पर बात कर रहे हैं क्योंकि सुर्खियों में राजस्थान इसलिए है कि तकरीबन 5-6 महीने बाद राजस्थान के अंदर चुनाव हैं। क्या इस बार जनता का मूड चेंज होगा, बदलाव चाह रही है या यथा रहेगा? ये तमाम सवाल इस बार राजस्थान के अंदर उठ रहे हैं। तीसरा मोर्चा वो इसलिए क्योंकि अभी 11 जून को दौसा के अंदर स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की पुण्यतिथि थी, जिसमें सचिन पायलट के जो समर्थक हैं, तमाम जो कुछ मंत्री, विधायक, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, तमाम लोग उसमें इकट्ठा हुए और कयास ये लगाया जा रहा था कि सचिन पायलट खासतौर पर अशोक गहलोत से असंतुष्ट होकर अपनी पार्टी का एक घोषणा कर सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट ने किसी भी तरह की पार्टी की घोषणा नहीं करी। लगातार ये कयास हैं। जब उन्होंने 11 मई को एक जन मोर्चा, एक आंदोलन किया, रैली निकाली और उससे पहले जब 11 अप्रैल को भी अनशन पर बैठे और वहीं 11 जून को पुण्यतिथि के दिन उन्हें कोई घोषणा नहीं करी, तो उससे पहले की तमाम जो तारीखों पर सचिन पायलट पर ये कहीं ना कहीं एक बाहरी तौर पर प्रेशर था उनके समर्थकों का, कुछ समर्थकों का, कि शायद सचिन पायलट एक नई पार्टी का गठन करेंगे। मैं सचिन पायलट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पूरे तकरीबन 4.5 साल के अंदर जो कांग्रेस की सरकार चली है उसमें सचिन पायलट का जो रूप दिखा, वो जो असंतुष्ट दिखे सरकार से, खासतौर पे गहलोत से, उसका की खबरें आप तक पहुंची हैं। और ये भी बात सामने आती है कि गहलोत सरकार खुलकर काम नहीं कर पाई। ये तमाम सवाल हैं। लेकिन इस तीसरे मोर्चे के अंदर सचिन पायलट के अलावा और भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है, आरएलपी है। ये जो पार्टियां हैं, ये जो और कम्युनिस्ट पार्टियां हैं या बीटीपी है, ये तमाम जो पार्टियां हैं जो छोटे छोटे मोर्चों पर अपने आप को खड़ा करके हर बार कहते हैं कि इस बार हम किंग मेकर की भूमिका में सामने आएंगे और राजस्थान के अंदर एक बदलाव होगा। वहीं बीजेपी के अंदर भी अंदर कला चल रहा है कि वसुंधरा राजे को सीएम पद का चेहरा बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। प्रधानमंत्री की सभा राजस्थान के अंदर इस बार 2 हो चुकी हैं, जहां जालोर में, सिरोही में और वहीं अजमेर के अंदर। लेकिन अभी तक वसुंधरा राजे को वो जो चुनावी कमान या चेहरा अभी तक घोषित नहीं किया गया है। सतीश पूनिया का कार्यकाल खत्म हो गया, वह उन्हें एक्सटेंशन दिया गया कुछ महीनों का, लेकिन उसके बाद में चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी इस समय राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये क्या इस बार बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से 2018 में 6 विधायक लेकर आती है और कांग्रेस को बाहर से समर्थन देती है, लेकिन उसके बाद
गहलोत, अशोक गहलोत उस समय जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो राजनीतिक तिकड़मबाजी करके 6 विधायकों को अपनी पार्टी में सम्मिलित किया और जिससे कि उनके 105 हुए और प्लस रामगढ़ का जो विधायक थी साफिया खान, उस समय उपचुनाव हुआ और उसमें वो जीत कर आई, तो 106 विधायक कांग्रेस के हो चुके हैं। आज की पार्टी में 6 विधायक बसपा के इस समय कांग्रेस में हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो अब 2023 में जो चुनाव होगा उसमें क्या इन 6 विधायकों को कांग्रेस अपनी टिकट देगी, क्योंकि ये तो कांग्रेस के थे नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर लड़कर आए हैं। और क्षेत्र में हम जाते हैं और समझते हैं, पूछते हैं बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या इस बार बहुजन समाज पार्टी इन विधायकों को जो वर्तमान में बसपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए हैं, क्या उन्हें मौका देगी, क्या उन्हें टिकट देगी। तो इस समय जो आज की स्थिति में वो कहती है कि करते ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊपर से आदेश है, बहन जी का आदेश है कि इन 6 को कोई टिकट नहीं देना। लेकिन आपको मालूम है कि राजेंद्र गूड़ा को टिकट दिया गया और वो विधायक बने इस बार। तो साथियों, हम जो आपसे बात कर रहे हैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात इसलिए कर रहा हूं कि राजस्थान के अंदर अब तक जो देखा गया है वो 2 पार्टी सिस्टम देखा गया है। 2 पार्टी सिस्टम यानी कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। और जो तमाम जो पार्टियां हैं, जो तमाम जो और अन्य पार्टियां हैं, वो अपनी पूरी शक्ति दिखाती हैं, लेकिन वो एक बड़ा मोर्चा नहीं बना पाती, एक बड़ा संगठन नहीं बना पाती, तीसरा मोर्चा, जिससे कि वो चुनाव के अंदर एक ऐसा गठजोड़ करे कि वो राजस्थान की राजनीति के अंदर अपनी सत्ता पर काबिज हो जाए। जो पूरा राजनीति का जो खेल चलता है वो दोनों पार्टियों में चलता है, या तो कांग्रेस या बीजेपी। यहां पर जहां तक कांग्रेस ने इस बार अपनी सरकार बनाई और तकरीबन सरकार चल रही है और अपने तमाम योजनाओं को जनता तक, महंगाई राहत केंद्र के जो मुद्दे हैं उसके तहत वो जनता को राहत देने की कोशिश कर रही है, तमाम तरह की सब्सिडियां देने की कोशिश कर रही है और लगातार घोषणाओं पे घोषणाएं हो रही हैं। और आखिरी साल के अंदर जब घोषणाएं होती हैं तो मुझे लगता है कि जो एक जो पढ़ा लिखा और जो राजनीति को समझता है वह जानता है कि जो आखिरी सालों के अंदर जो घोषणाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं वो जो सत्तासीन पार्टी है, जो सरकार के अंदर से जो पार्टी है, वो जनता को लुभाने के लिए अपनी योजनाओं को लेकर आती है। ये एक बड़ा, चाहे वो पूर्व में बीजेपी की सरकार हो, चाहे इस समय वर्तमान में कांग्रेस की सरकार। मैंने साथियों शुरुआत में आपसे कहा कि हम जो आपसे बात कर रहे हैं वो तीसरे मोर्चा यानी कि तीसरी शक्ति बनने की क्या कवायद चल रही है। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं विष्णु शेरावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और हम चाहेंगे कि इस फेसबुक पेज को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और अपने मित्रों से कहें कि शेयर करवाएं, क्योंकि हम लगभग कोशिश करेंगे कि राजस्थान की राजनीति पर हर दिन डेमोक्रेटिक भारत के इस फेसबुक पेज पर आपसे जुड़ें कि क्या हलचल हो रही है राजनीति में, कौन से बयान सामने आ रहे हैं, जनता किस तरह का मूड बना रही है, क्या यहां पर हिंदू मुसलमान चलेगा जिस तरह से और राज्यों के अंदर चलता है, क्या यहां पर विकास के मुद्दे चलेंगे, क्या यहां पर जो मास लीडर हैं वो क्या वो जनता का रुझान अपने वोट में तब्दील कर पाएंगे। ये तमाम सवाल हैं। क्या जनता जो महंगाई से जो त्रस्त है, बेरोजगारी से हालात खराब है, बिल्कुल सवाल सही है। सचिन पायलट ने जो सवाल उठाया या अन्य जो विपक्ष के पार्टी के जो तमाम सवाल उठा रहे हैं या मेरे जैसे जो पत्रकार हैं वो भी उठाते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रोजगार की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो पेपर लीक हुए, कई जो परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, उससे जो एक गरीब किसान मजदूर का बेटा कोशिश करता है, कोचिंग करता है, कमरा लेता है शहर में और बड़ी मुश्किल से जाकर वो परीक्षा देता है और उसके बाद जब पेपर पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है, पेपर को बेच दिया गया और उसमें बड़े बड़े
सूरमा शामिल थे। उसमें कोई राजनीतिक पार्टी का भी सम्मिलित माना जाता है और उसमें तमाम अफसर भी इसमें सम्मिलित माने जाते हैं, तमाम वो गुर्गे। लेकिन बड़ा जो उसमें वो लोग हैं वो अभी भी इससे कई हद तक दूर है। ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि क्या ये सिर्फ कांग्रेस की सरकार के अंदर ही पेपर लीक हुए हैं। पूर्व में जब वसुंधरा की सरकार थी 2013 के अंदर, 13-14 में, मैं जब एक निजी चैनल में था, उसमें अच्छे खासे पद पर था, तो मैंने 2013-14 के अंदर जो पेपर लीक हुए आरपीएससी के द्वारा जो परीक्षा करवाई गई, उस पर भी मैंने सवाल उठाए थे। शायद हमारे जो विपक्षी राजनीतिक पार्टी ये भूल जाती है कि हमारे राज्य में तो सब कुछ पाक साफ था और दूध की नैया बहती थी और बच्चों को बहुत रोजगार मिल रहा था और बहुत महंगाई नहीं थी और सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जब आप पुराने आंकड़े निकाल के देखते हैं तो हालात तब भी ऐसी ही थी। लेकिन तभी कहता हूं कि इस देश की जनता वो अपने जन मुद्दों पर वोट नहीं करती। बड़े स्तर पर उन्हें गुमराह किया जाता है मीडिया द्वारा, उनके सोशल मीडिया के द्वारा, और एक ऐसा प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है कि वो जाति, धर्म, उन्माद पर ही वोट करने को आखिरी में तैयार हो जाती है कि फला मेरी जाति का है, फला ये मेरे धर्म का है, फला मेरी गोत्र का है, फला मेरा पड़ोसी है, फला मेरा रिश्तेदार है। ये गोलबंदी होती है। अगर देश का युवा या जागरूक नागरिक इस देश का वाकई जागरूक होता और विकास और अपने मुद्दों पर वोट करता, तो मुझे लगता है कितनी इस देश के अंदर इतनी गवर्निंग बॉडियां हैं, फिर भी सड़कें टूटी हैं, नालियां सड़ी हुई हैं, सड़कों पर लाइट नहीं है, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। क्या ये तमाम गवर्निंग बॉडी काम करने को क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती क्योंकि सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और जो आवाम है, जो वोट करती है, वो आखिर में हिंदू, मुसलमान, जाति, धर्म, संप्रदाय, इन तमाम मुद्दों पर वोट करती है। वो आखिर में भूल जाती है कि मेरे मोहल्ले की सड़क टूटी है, नालियां सड़ी हुई हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा, महंगाई हो रही है, लाइट, रात में लाइट नहीं जलती है, कभी वारदात हो चुकी हो सकती है, और भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार को जो काम करने चाहिए वो नहीं कर पाती। सिर्फ आप टीवी पर देखें तो तकरीबन 70 से 80-85% राजनीतिक खबरें ही आती हैं। क्या टीवी मीडिया या हमारा मीडिया राजनीतिक खबरों के लिए ही मीडिया बनाया गया? ये बड़ा सवाल है, इस पर हम आपसे आगे बात करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आपसे तीसरे मोर्चे को लेकर। साथियों, सचिन पायलट पर एक कयास था कि वो शायद 11 जून को तीसरे मोर्चे यानी कि तीसरी पार्टी का गठन करेंगे, अपनी पार्टी का लेकर आएंगे। लेकिन 11 जून को उनके पिताजी स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की पुण्यतिथि के दिन उन्होंने किसी भी तरह की घोषणा नहीं करी। वो जानते हैं और उनके समर्थक जो खासतौर पर वो समझते हैं कि अगर सचिन पायलट एक तीसरी पार्टी को या अपनी पार्टी का गठन करते तो जो वोटर है वो लामबंद नहीं हो पाएगा बहुत जल्दी से, क्योंकि जो स्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, कहीं ना कहीं उस पार्टी के सिंबल पर ये तमाम विधायक और नेता चुनकर आते हैं। बहुत कम लीडर हैं जो मास लीडर है, जो मास अपील रखते हैं, बहुत कम है। उनकी जो गिनती है मुश्किल से 2-4% है, बाकी सभी लोग पार्टी के सिंबल पर जीत कर आते हैं। इस देश के अंदर बहुत कम नेता हैं जो एक मास अपील रखते हैं, जन आवाम उनको सुनती है, देखती है। तभी आप देखें कि 2020 से जब सचिन पायलट उनको जो उन्होंने कांग्रेस सरकार से खासतौर पर बगावत की थी और जब गुड़गांव के अंदर वो होटल में थे, तो ये कयास थे कि शायद इस बार सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ में एक नई पार्टी का गठन कर देंगे। लेकिन वो वापस आते हैं और पार्टी में दोबारा से काबिज होते हैं। लेकिन अशोक गहलोत उन्हें विधायक ही रखते हैं। वो डिप्टी सीएम से वो अपना डिप्टी सीएम उनका पद चला जाता है, उनसे वापस लिया जाता है और उनके जो समर्थक हैं वो भी लगभग शून्य पर चले जाते हैं और उनके जो समर्थक हैं उनको भी जो एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है वो शायद नहीं मिल पाती। लेकिन बाद में सचिन पायलट धीरे धीरे प्रेशर करते हैं गहलोत सरकार पर, अपने जो समर्थक विधायक और अपने जो काम है उनको भी कई हद तक वो पूरा करवाने में कामयाब हो जाते हैं।
अब देखें कि 2020 से ये लगभग सिलसिला चलता आ रहा है और हर बार जब सचिन पायलट की बात आती है तो लगता है कि इस बार शायद वो एक नई पार्टी का गठन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये जो थर्ड फ्रंट की जो हम बात कर रहे हैं वो फिलहाल के लिए सचिन पायलट की तरफ से अभी सामने बात नहीं आई, लेकिन हाँ, वहीं हनुमान बेनीवाल, नागौर के सांसद, आरएलपी के सांसद, जो वो कहते हैं कि सचिन पायलट को हमारे साथ आ जाना चाहिए और उन्हें नई पार्टी बना देनी चाहिए, ये बातें वो कहते हैं, लेकिन सचिन पायलट की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। अब देखें कि आरएलपी 2018 में बनी, उसके मात्र 3 विधायक जीत कर आते हैं। बड़ा रोल राजस्थान की राजनीति में वो नहीं खड़ा कर पाते हैं। वहीं ऐसे ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा 2013 में वसुंधरा राजे से नाखुश होकर एक एनपीपी एक पार्टी बनाते हैं और उसमें वो मात्र 4% वोट ले पाते हैं और राजस्थान में वो कोशिश करते हैं तकरीबन 50 विधायकों की जीतने की कोशिश कि हम 50 अगर हमारे विधायक जीतते हैं तो हम दूसरा नंबर डिप्टी सीएम या गृह मंत्री हम बन सकते हैं। 4 विधायक उनके जीतते हैं, जिसमें उनकी पत्नी गोलमा देव और खुद। तो आप समझें कि पूरी कोशिश आपके डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने करी, लेकिन जीत नहीं पाए। वहीं 2018 के अंदर घनश्याम तिवारी अपनी पार्टी का गठन करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और तमाम जो समर्थक उनके, जो विधायक जिन्होंने चुनाव लड़ा, वो उनकी जमानत खारिज हो जाती है, खुद की जमानत खारिज हो जाती है। तो ये जो शुरुआत जो राजस्थान के अंदर जो है कि जो वोटर है वो एक अभी तटस्थ है दोनों राजनीतिक पार्टियों को लेकर। ये जो हमने आपको बताया है कि ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियों ने कोशिश करी कि हम इस बार तीसरा मोर्चा बनाएंगे और जो अन्य पार्टियां हैं, वह बहुजन समाज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है या आरएलपी है, आरएलडी है, इनके साथ या बीटीपी है, ये तमाम जो एक बड़ा समूह बनेगा और एक संगठन बनेगा और हम एक सत्ता पे काबिज होंगे, या जो स्थापित पार्टियां हैं जो सत्ता के करीब होगी उससे हम अपनी बार्गेनिंग करके अपने आप को अपनी ताकत को बढ़ाएंगे। तो ये जो थर्ड फ्रंट है फिलहाल के लिए अभी उसकी बड़ी आवाज नहीं आ रही है। वही मैं इसमें ये बात भी थी कि सचिन पायलट ने जब बगावत की उसके बाद अशोक गहलोत चाहते थे कि वो पार्टी को छोड़ दें। ये जानकार, जो राजनीतिक जानकार हैं, वो ये कहते हैं क्योंकि गहलोत नहीं चाहते कि सचिन पायलट ने जो प्रदेश के अध्यक्ष थे उसके बाद में उनको सीएम नहीं बनाया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया। उन पर जो उनको जिम्मेदारी और जो उनको एक अधिकार पूर्ण जो उनको पूरा जो देना चाहिए था, पार्टी ने उनको पूरा जो अधिकार और तमाम जो उनकी जो पावर है वो बहुत कम कर दी थी। उसे छिन्न होकर उन्होंने बगावत करी। लेकिन सचिन पायलट वो जानते हैं कि अगर मैं तीसरी पार्टी बनाता हूं तो जो उनके समर्थक हैं, खासतौर पे जो पूर्वी राजस्थान है, अगर आप देखें जो गुर्जर बेल्ट है, जिसमें लगभग दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, ये तमाम ये जो गुर्जर बेल्ट है जहां सचिन पायलट के समर्थक हैं, जहां गुर्जर समाज जो समुदाय है वो एक प्रभाव रखता है राजनीति से, विधानसभा चुनाव या चुनाव के अंदर अपनी दमखम दिखाकर किसी उम्मीदवार को जिता भी सकते हैं और हरा भी सकते हैं। ये सत्य है क्योंकि गुर्जर समुदाय राजनीति में के साथ साथ वो कहीं हद तक वो आर्थिक संबल भी है और उसके जो जिसे कहते हैं कि वो बाहुबल भी है और उसके बाद पैसा भी है और वो राजनीति को कुछ हद तक समझता है और उसको जो गठजोड़ है उसका जो एक सबसे बड़ी बात है कि वो अपना एक मुश्त वोट करता है। देखिए इस देश के अंदर तकरीबन 20 से 25% दलित आबादी है, लेकिन वो एक मुश्त वोट नहीं करता। हमारे साथ इस समय अब्दुल बासित मेवाती भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, डेमोक्रेटिक भारत पर आप जुड़े। हम तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं और अभी आप देखें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश के जो प्रभारी हैं
प्रदेश के जो प्रभारी, चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा अलवर आते हैं। मेरी उनसे बात होती है कि क्या तीसरे मोर्चे पर क्या आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं और गंगानगर में, जहां श्री गंगानगर में जो एक बड़ी महारैली होने वाली है, पंजाब से निकट है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में सरकार है, तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाई है और गंगानगर में वो चाहते हैं कि तकरीबन 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोग वह इकट्ठा हो और एक बड़ा राजस्थान के अंदर एक बड़ी ताकत बनकर आम आदमी पार्टी उभर कर आए। लेकिन कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन जमीनी स्तर पर आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की जो ताकत दिखनी चाहिए वो मुझे लगता है कि वो अभी नहीं है। शायद इन 4-5 महीनों में जिस तरह से वो संगठन के तौर पर काम कर रहे हैं, यूथ उसके साथ जो जैसा कि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कहते हैं कि जुड़ रहे हैं, हो सकता है कि एक बड़ा परिवर्तन हो और एक बड़ी आवाज बनकर उभरे। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता अलवर के जो प्रभारी थे और अमित चंद कासोटिया जी भी जुड़ गए। बहुत बहुत जय भीम, शुक्रिया अमित चंद जी। तो मैं जो आपसे कह रहा हूं कि ये तमाम जो अटकल हैं तीसरी पार्टी को लेकर, तीसरे मोर्चे को लेकर, अभी फिलहाल बड़ी आवाज नहीं आ रही है और यही दोनों पार्टियां चाहती हैं, क्योंकि तीसरा मोर्चा आने से जहां बीजेपी को इसलिए लाभ होता है क्योंकि बीजेपी का जो वोटर है वो कहीं हद तक तटस्थ है। कांग्रेस को इसलिए नुकसान होता है कि कांग्रेस का वोटर तटस्थ नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कांग्रेस के लोग ये सुन रहे हैं, आप देखें कि 2018 में जो कांग्रेस को वोट किया वो बड़े स्तर पर वो असंतुष्ट जो बीजेपी से थे। 2018 के अंदर जो 2 अप्रैल को जो बड़ा आंदोलन हुआ उसमें SC ST वर्ग ने खुलकर वोट दिया था और उसका परिणाम था कि कांग्रेस ने जीत हासिल करी। मेरे साथ इसमें रोहतास कुमार भी हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी इस बहस को सुन रहे हैं। हम चाहेंगे कि ये बातें जो हैं इस बार राजस्थान के अंदर जो तीसरे मोर्चे को लेकर एक बड़ी कवायद बने, जिससे कि वोटर चुने कि इस बार कौन बेटर है, कौन बेटर नहीं है। तो साथियों, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि क्या राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी पूर्व की तरह 2018 में जो 6 विधायक उसकी जीत कर आए, क्या वो 6 से ज्यादा इस बार जीत कर आएंगे? बड़ा सवाल बहुजन समाज पार्टी पर भी है कि एक बड़ी पार्टी जहां वो 4 बार यूपी के अंदर सरकार बनाती है, राजस्थान के अंदर 2 बार 6 विधायक लेकर आती है, 1 बार 3 विधायक लेकर आती है, तो ये और कई जगह वो दूसरे नंबर पर रहती है, कई जगह तीसरे नंबर पर रहती है। तो ये बड़ी बात बहुजन समाज पार्टी के लिए भी सवाल है। लेकिन अब तीसरे मोर्चे को लेकर जहां आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, तीसरा मोर्चा यानी कि तीसरी ताकत में दोनों के अलावा तमाम जो पार्टियां वो तीसरी ताकत हैं, जिसमें मैंने आपको कहा आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, RLP, RLD, BTP, ये तमाम जो पार्टियां हैं वो कोशिश कर रही हैं। अब्दुल बस्सी कहते हैं कि राजस्थान में पहली बार ऐसी पार्टी है सरकार बनाने के लिए लड़ रही है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल हम चाहते हैं कि इस राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी कोशिश करे और अपने वोटरों को समझाए कि राजनीति, लोकतांत्रिक जो राजनीति है, चुनावी राजनीति, वो सिर्फ वोट डालने का ही नाम नहीं है। अपने अधिकार, अपने काम, मैंने कहा कि इस देश के अंदर इतनी गवर्निंग बॉडियां हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा खुलकर समझाता हूं। बहुत छोटे स्तर पर सरपंच होता है। अब देखिए, सरपंच है, उसके बाद में आपके प्रधान होते हैं। आप देखें कि जो जिला पार्षद बनते हैं, ये भी जो नुमाइंदे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं। आपके देखिए प्रधान, सरपंच, मैं माफी चाहूंगा कि इस समय कोई वो मुझे फोन ना करे और मैं इस समय लाइव में हूं। और सरपंच हैं, प्रधान हैं, जिला प्रमुख हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं। ये हमारे विधायकी से जीत कर दे तमाम गवर्निंग बॉडियां हैं, ये तमाम जो लोग हैं। और उसके बाद में जो जिला के जो निकाय, जिले में जो निकाय होते हैं, उसमें आप देखें जो हमारे पार्षद हैं, उसके बाद हमारे
खासतौर पे जो नगर पालिका के चेयरमैन हो गए, सभापति हो गए, नगर परिषद के सभापति, चेयरमैन और मेयर हो गए नगर निगम के, इसके बावजूद भी सड़कें टूटी हैं, नालियां सड़ रही हैं, रोडों पे लाइट नहीं है और गंद मचा हुआ है। मैं अभी फोन ना करें, मैं इस समय लाइव पर हूं, बाद में बात करूंगा जो भी मुझे फोन कर रहा है इस समय। तो साथियों, मैं जो आपसे कह रहा हूं, गंद मची है। क्यों? आखिर क्यों? क्या ये तमाम जो गवर्निंग बॉडी काम क्यों नहीं करती? उसके बाद देखिए, जो वाकई जो हमारी कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं या काम जो करते हैं, हमारा कलेक्टर है, हमारे कमिश्नर, हमारे जो संभागीय आयुक्त हैं, आरएस अधिकारी हैं, बीडीओ हैं, आप देखें। उसके बाद में आपके बड़े अधिकारी जो सचिवालय में बैठते हैं, क्या वो इस पर नोटिस नहीं करते कि जो बजट दिया जा रहा है निचले स्तर पर, वो कितना काम हुआ है? चीफ सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी हैं, हमारे आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति बद से बदतर है। सर, रोहतास कुमार लिख रहे हैं कि सर, हम तीसरा स्तंभ मीडिया का भी सहयोग चाहते हैं। बिल्कुल, मीडिया, देखिए मैं कहूंगा कि जो सोशल मीडिया है वही है जो इस समय इस पूरे विश्व के अंदर एक नई क्रांति लेकर आया है। मैं जो इस समय जिसे कॉर्पोरेट मीडिया कहते हैं, उसमें मैंने बरसों काम किया, नौकरी करी, लेकिन वो मुझे लगता है कि जन आवाम, जो जनता है, उसकी सही मुद्दे इसलिए नहीं उठाता क्योंकि वहां से सवाल उठते हैं। वो जागरूकता की बात करता है, इसलिए सोशल मीडिया सामाजिक और जो जागरूकता के सवाल वो उठाती है। इसलिए हमारे डेमोक्रेटिक भारत को आप शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा प्रसार करें। हमारा यूट्यूब चैनल भी डेमोक्रेटिक भारत है। अब सोचिए कि हम बिल्कुल डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात को आज रखने आए और हर दिन लगभग कोशिश करेंगे राजस्थान की राजनीति पर हम आप सभी से जुड़ें। तो साथियों, जो हमने जो तीसरे मोर्चे की जो हम आपसे बात कर रहे हैं, वो इसलिए फिलहाल मोर्चा, हम पार्टियां तो हैं लेकिन मोर्चा फिलहाल संभव नजर नहीं आ रही हैं। ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं वहीं राजस्थान के, एक सेकेंड माफ कीजिएगा, एक सेकेंड, जी, राजस्थान में अगर बात करें, अगर फिलहाल इस समय की, तो जब बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में चले गए और जो वर्तमान में स्थिति है, कांग्रेस के पास 106, भाजपा के पास 72 और वहीं बीटीपी के पास 2 विधायक है, माकपा के पास 2 है, आरएलपी के पास वर्तमान में 3 है, आरएलडी के पास 1 है। तो ये इस समय की राजनीतिक आंकड़े हमारे पास हैं, लेकिन इस बार स्वाभाविक ही बदलाव होगा और भी राजनीतिक पार्टियां राजस्थान में अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और लेकिन मैं यही कहूंगा तमाम राजनीतिक पार्टियों से, वो जो स्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं उससे अगर इतर काम करेंगी, उससे इतर योजनाएं, अलग योजनाएं और जनता की नब्ज को पकड़ेगी, तो ही आप जनता के नुमाइंदे बन पाएंगे, अन्यथा जो स्थापित पार्टियां हैं वो आपको ठगा महसूस करा देंगी। तो फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप डेमोक्रेटिक भारत पर सवाल लिखें कि कल हम राजस्थान की राजनीति पर किस मुद्दे पर बात करें। अब्दुल बासित साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रोहतास कुमार जी भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी भी राजस्थान के अंदर अपनी काम करे बेटर, जिससे कि नया समीकरण देखने को मिले। और मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, आरएलपी के कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, आरएलडी, कम्युनिस्ट पार्टी के, और जो स्थापित पार्टियां हैं दोनों, भाजपा और कांग्रेस, उनसे भी कहूंगा कि इस देश की लोकतांत्रिक जो राजनीति है उसे बेहतर बनाने का, उसे जागरूक बनाने का, चेतनाशील बनाने का आप लोगों पर ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लंबे समय तक सत्ता पर रहे हैं। झूठे वादे, लोक लुभावन वादे और सिर्फ वाहवाही करना, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करना छोड़ दीजिए। देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। आप देखें कि हम आप सभी से इस समय घर बैठकर मैं फेसबुक पेज पर आपसे जुड़ रहा हूं। उसका मतलब है कि दुनिया तकनीक और वैज्ञानिकता के आधार पर सवाल भी कर रही है।
इसलिए मुद्दे ऐसे लेकर आए जिससे जनता को लगे कि हां, मैं एक सही तौर पर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जिम्मेदार वोटर भी हूं। सीधा सवाल करें कि मैं तुम्हें वोट क्यों दूं, किस आधार पर दूं, यह सवाल जनता आपसे पूछेगी और पूछना भी चाहिए। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया डेमोक्रेटिक भारत के फेसबुक पेज पर जुड़ने के लिए। हम फिर जुड़ेंगे राजस्थान की राजनीति पर और हम चाहेंगे कि हर दिन राजस्थान की राजनीति पर सवाल जवाब करें और आपके जवाब और आपके कमेंट्स हम तक पहुंचते रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि तभी हम लोगों को सचेत और जागरूक बना पाएंगे। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।